हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस पॉइंट। आज हम लोग अपना यहाँ पे देखने वाले, जैसा कि आपको स्लाइड में दिख ही रहा होगा कि साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। तो बिल्कुल भी आप लोग ये इंग्लिश वाली स्लाइड देख के कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि इंग्लिश से पढ़ने वाले हैं। मैं आपको टोटल हिंदी से पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो अभी मुझे 6th एडिशन का पीडीएफ फॉर्म में लक्ष्मीकांत जी की बुक का हिंदी में नहीं मिला और इसलिए मैंने इंग्लिश का यूज किया है, सो दैट आपको मैं हिंदी में ही समझाऊंगी, तो कंफ्यूज नहीं होना है। बस एक काम आपको करना है, और वो काम आपका क्या है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है आपके लिए, कि जो मैं बोलती जाऊँगी ना, जहाँ जहाँ पे भी लिखना है बताती जाऊँगी, तो आपको नोट्स बनाते जाना है, ठीक है। तो आप यदि लिखते जाएंगे तो आपके लिए वो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आपका लिखा हुआ रिवाइज करने में वही काम आता है। बुक खोल के कभी आज तक कोई भी स्टूडेंट रिवाइज नहीं कर पाया है। नोट्स बनाना कंपलसरी है, तो आपको नोट्स बनाना है, ठीक है। सो आप ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चैप्टर पे आते हैं कि यहाँ पे पढ़ना क्या क्या। हमने पहले बात की इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की। देन हमने बात की कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो यहाँ पे निर्माण होता है वो किस तरीके से होता है, ठीक है। तो उसके बारे में बात की। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि इसके कुछ फीचर्स थे, इनके बारे में देखेंगे, यानी कि इनकी कुछ विशेषताएं हैं, और इनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या क्या है, कैसे कैसे हैं, और कई बार आपके क्वेश्चन इनसे बनते हैं, ठीक है। इसलिए ये पढ़ना हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। और आपको पता ही है कि लक्ष्मीकांत यूपीएससी हो चाहे स्टेट पीसीएस हो, ये बुक उसके लिए, पॉलिटी के लिए कुछ मत पढ़िए, पढ़ लीजिए, काफ़ी है, ठीक है। हालांकि इसमें से कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि बीच बीच में आएंगे, जो कि जो हमने एनसीईआरटी पढ़ी है उससे कवर होते हैं, तो उसको रिकॉल मैं यहाँ पे नहीं करने वाली हूँ। अपने से जो भी आप एनसीईआरटी की वीडियो देखे होंगे या तो बुक पढ़े होंगे, तो ऑब्वियसली कि आपको वो सारी चीज़ें समझ में आती जाएंगी, ठीक है। सो यहाँ पे आपका जो पहला है, सबसे पहले यदि मैं बात करूँ थोड़ा सा कि हमारा, आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्या है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा, मतलब आप ऐसा कह सकते हो कि एक ब्रॉड लेवल वाला है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हाँ चलो ठीक है, संविधान बना दिया गया और संविधान में कई बार यहाँ पे कहा जाता है कि ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है उदारगत है। अभी इसके क्रिटिसाइज में ये सारी बातें पढ़ेंगे तो। और हमने देखा भी था कि लगभग 60 देशों का यहाँ पे क्या किया गया था, संविधान को खंगालने के बाद अपने संविधान को गढ़ा गया था, उसका निर्माण किया गया था। तो अब ऐसे कि जब 60 देशों को लगभग हमने किया, एक अप्रोक्स, ठीक है ना, तो एग्जैक्ट आता है ना कुछ है, तो आपको भी कभी लिखना हो तो लगभग ही लिखेंगे। तो यहाँ पे ये लगभग 60 देशों का पूरा देखते हैं संविधान किस तरीके से है, कैसे है। देन कई जगह से अपना यहाँ पे संविधान में अडॉप्ट करते हैं चीज़ें, ठीक है। तो इसीलिए अपने जो संविधान है ना इंडिया का, इसे क्या कहा जाता है यहाँ पे, अद्वितीय। यानी कि इसके जैसा संविधान ना तो कहीं का है, ना पहले बना था, ना अभी तक बना है। यानी कि जिसकी कोई तुलना ही ना की जा सके, अतुलनीय, अद्वितीय, मतलब कि जिसके जैसा कोई दूसरा हो ना। सीधे से आप ये समझ सकते हो कि यहाँ पे जो संविधान बना है ना, काफ़ी ज़्यादा हमारा बहुत अच्छा वाला संविधान बनाया गया है। और इसके बाद आप देखोगे कि कई तत्व जो हैं कि विश्व के विभिन्न संविधानों से उधार लिए गए हैं, और भारतीय संविधान के ऐसे तत्व हैं जो अन्य देशों के संविधानों से हमें काफ़ी अलग पहचान देते हैं। जैसे कि आप इसमें देखोगे यहाँ पे कि जो ये बात की गई है, हमने अडॉप्ट कब किया संविधान को, अपने 1949 में, ठीक है। तो एज अडॉप्टेड इन 1949। उसके बाद क्या होता है कि संविधान में अनेक कुछ वास्तविक लक्षणों में परिवर्तन भी होते हैं, और वो परिवर्तन आपको कौन कौन से देखने को मिलेंगे यहाँ पे, जो यहाँ पे चेंजेस होते हैं। तो वो आपका है, यहाँ पे कुछ संशोधन होते हैं, जैसे कि आपका 7वां संशोधन है, यानी कि 7वां संशोधन हो गया, 42वें संविधान संशोधन हो गया, 44वां हो गया, 73वां हो गया, और उसके बाद आपका 74वां आता है। 74वां के बाद आपका कितना आता है, 97 नंबर का जो संविधान संशोधन है, 97 का। और यहाँ पे जो आपके पंचम एडिशन में लक्ष्मीकांत में नहीं मिलेगा, वो है 101 नंबर का संविधान संशोधन। ये कुछ संविधान में मेजर संशोधन के, संविधान में संशोधन बहुत ज़्यादा हुए हैं। अभी तक टोटल कोई आपसे पूछे तो 104 संविधान में संशोधन हो चुके हैं, 105 होने वाला अभी तक, मतलब उसका कोई वो नहीं है। तो 104 आपको याद रखना कि संविधान में कितने संशोधन हो चुके हैं, तो अभी तक 104 संविधान संशोधन हो चुके हैं, ठीक है। तो 101 संविधान संशोधन तक यहाँ पे बात की गई। हालांकि बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना आपको यहाँ पे कि 7वें में क्या है, 42वें में क्या है, 44वें में क्या है। संविधान संशोधन के अलग से चैप्टर है, और हम एक मतलब कि लाइन बाय लाइन ये सारी चीज़ें क्लियर करते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम फीचर्स की बात कर रहे हैं, तो उसी पे ज़्यादा ध्यान दें तो ज़्यादा बेटर होगा हम लोगों के लिए।
देन अब इसके बाद क्या होता है आपका कि यहाँ पे देखिए जो 6th एडिशन है, मैंने बता भी दिया कि आपको पढ़ने का फ़ायदा क्या होगा, क्योंकि लेटेस्ट अभी ये पंचम में नहीं है, जो 5th इसका एडिशन है लक्ष्मीकांत का उसमें नहीं है, लेकिन 6th में है ये। अब यहाँ पे क्या होता है कि 1900 जो आपका 76 में हुआ था, कौन सा 42वां संविधान संशोधन या 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो हुआ था आपका, कब हुआ था? 1976 में हुआ था, ठीक है। और इसे क्या कहा जाता है? इसे भाई मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। आपने लक्ष्मी एनसीईआरटी की बुक में पढ़ा भी होगा कि इसके बारे में हमने पढ़ा है, ठीक है। जो 42 नंबर का अमेंडमेंट है, तो यहाँ पे कि इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहा जाता है, कैसे कहा जाता है, पूरा एनसीईआरटी में समझाया गया है। तो इसे क्या कहते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। किसे? 42 नंबर का जो संविधान संशोधन है उसे कहा जाता है, ठीक है। और उसके पीछे की कहानी मैंने बताया ना कि उतना ज़्यादा हम डिटेल पे नहीं जाएंगे, तो बस इतना समझिए आप लोग कि जो 42वां संविधान संशोधन है, तो उसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा क्या किया गया था कि इतने ज़्यादा इंदिरा गांधी उस टाइम पे क्या थी? प्रधानमंत्री थी, पीएम थी, ठीक है, देश की। इतने ज़्यादा वहाँ पे संविधान में संशोधन किए जाते हैं कि ऐसा लगता है ना कि दोबारा से संविधान ही गढ़ दिया गया है। बहुत ज़्यादा उलट-पलट होती है और इसे ही तभी कहा जाता है कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। उसके बाद क्या आता है आपका कि यहाँ तक तो हुआ, लेकिन 1773 में आता है केशवानंद बनाम भारती मामला, ठीक है। कौन सा आता है? ये सारे सन और इनका जो मैं बता रही हूँ कि क्या क्या हुआ था, नोट करते जाइए, ठीक है। पूरी कहानी आपको नहीं लिखना है, बस इतना लिखना है कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था। और केशवानंद बनाम भारती मामला कब आया था? 1973 में आया था। देखिए कि मैं क्यों लिखने के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि अभी यूपीपीसीएस का एग्जाम हुआ था, वहाँ पे जो क्वेश्चन बने थे, क्वेश्चन कैसे बने थे कि भैया यही था, केशवानंद बनाम भारती मामला 1973, बीरूवाड़ी मामला पूरा दे दिया, ठीक है। उसके बाद मिनर्वा मिल्स मामला 1980। अब यहाँ पे बात कर दी गई और 24वां संविधान संशोधन, उसके सामने डेट दे दी गई और अब बताया गया कि इसको सीक्वेंस में सेट करो कि पहले कौन था, बाद में कौन था। इसलिए आपको ये सन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि पहले कौन हुआ, बाद में कौन हुआ, क्या हुआ, यानी कि ये कब हुआ, ये कब हुआ, ये कब हुआ, ठीक है। तभी आप जो आंसर है वो कर पाएंगे। अब इसके बाद क्या आता है यहाँ पे कि जो हमारा केशवानंद बनाम भारती मामला है, ये उठा क्यों? यहाँ पे इसने क्या कहा कि जो हमारा आर्टिकल है 368 आर्टिकल क्या कहता है? ये जो 368 आर्टिकल है, ये क्या कहता है? अमेंडमेंट की बात करता है, ठीक है, संशोधन की बात करता है संविधान में। और संशोधन ये 368 का पूरा अलग से चैप्टर है, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। बस ऊपर ऊपर का यहाँ पे समझना हमें, ठीक है। तो 368 के तहत मिली संवैधानिक शक्ति संविधान के मूल ढांचे को बदलने की अनुमति नहीं देती है। दैट मीन्स बेसिक स्ट्रक्चर जो है, तो संविधान उसे नहीं बदल सकता। ये किसका जजमेंट था? सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था। कब? जब आता है 1973 का केशवानंद बनाम भारती मामला, और जब इंदिरा जी के द्वारा ये पूरा मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ही तैयार कर दिया जाता है फाइनली, तब ये आता है 1973। और देखिए इंदिरा जी के द्वारा, थोड़ा सा गलती हो गई उसके लिए सॉरी, ठीक है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया ना कि डेट हमें याद रखनी है। इंदिरा जी ने 76 में किया था, केशवानंद बनाम भारती मामला 73 में आता है, ठीक है, यानी कि 1973 में आता है। तो यहाँ पे जो अमेंडमेंट हुआ उससे पहले ही ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कर दी थी। कब? केशवानंद बनाम भारती मामले में, कि जो आपकी संसद है, पार्लियामेंट है, वो यहाँ के संविधान में मूल ढांचे पर संशोधन की अनुमति नहीं है। हमारे संविधान में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा कि हमारा जो संविधान उसके मूल ढांचे पे आप क्या करो, बेसिक स्ट्रक्चर को संशोधित आप नहीं कर सकते हो। आर्टिकल 368 के तहत भी आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर आगे देखते हैं। अब इसके बाद क्या होता है कि अब आती है इसके जो इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं, जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं। कई बार इनसे क्वेश्चन बनते हैं और इसलिए आप ध्यान से लिखते जाइएगा, एक एक पॉइंट छापते जाइएगा तो बेटर होगा, ठीक है। तो पहला जो आपका आता है यहाँ पे कि इसमें था जो मतलब कि काफ़ी बड़ा संविधान था, ठीक है। इसमें सबसे लंबा लिखित संविधान, ऐसा आप लिख सकते हैं कि लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, या सबसे लंबा जो था आपका लिखित संविधान था। आप इंग्लिश में बिल्कुल ना लिखना चाहें तो ना लिखें, आप हिंदी में लिख सकते हैं। मैं हिंदी में ही आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो इसलिए ऐसा शिकायत नहीं होना चाहिए आपकी कि मैम इंग्लिश की स्लाइड खोल के हिंदी क्यों पढ़ा रहे हो। ऑब्वियसली इंग्लिश भी हमारे लिए ज़रूरी है, आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव बनने जा रहे हो तो इंग्लिश तो ज़रूरी है, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारा काफ़ी लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था, ये क्यों ऐसा कहा गया कि संविधान का सबसे लंबा लिखित संविधान? तो इसमें ना इसको 2 वर्गों में आप डिवाइड करके देख सकते हो। तो यहाँ पे बताया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन आर जो क्वालिफाइड इनटू रिटन लाइक द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन
और अनरिटन लाइक द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि दो भागों में कैसे हमने देखा बांट सकते हैं का मतलब मैंने बताया जो कि एक था आपका अमेरिका का संविधान जो कि यहाँ पे क्या बताया गया कि रिटन था, ठीक है, यानी कि लिखा हुआ था। पहला हमने पहले भी बात कर चुके जब संविधान सभा की बात कर रहे थे कि पहला ऐसा देश था जहाँ का संविधान जो था वो लिखित रूप में तैयार किया गया था, ठीक है, रिटन था, वो था अमेरिका का। लेकिन वहीं पे दूसरा क्वेश्चन आपका ये भी बन सकता है कि ऐसा कौन सा संविधान है जो कि लिखित और सबसे लंबा, सबसे बड़ा लिखित संविधान कहाँ का, तो वो इंडिया का। अभी तक का यही डाटा है कि इंडिया का है, ठीक है। तो ये दोनों ही बातें सबसे पहले और सबसे लंबा, ये दोनों को याद रखना है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, ब्रिटिश का संविधान जो है वो लिखित नहीं है। तो लिखित का मतलब ऐसा नहीं लिखित है, पर ऐसा नहीं कि चलो ठीक है पूरा सीक्वेंस के तरीके से जिस फॉर्म में यहाँ पे तैयार किया गया है पूरा कि हाँ ये आर्टिकल है, इस भाग के अंतर्गत आते हैं, इस शेड्यूल में रखे गए हैं, ऐसा ऐसा है, वहाँ पे कुछ ऐसी व्यवस्थाएं नहीं हैं, ठीक है। आगे समझेंगे कि क्यों नहीं है। अब क्या होता है कि जो भारत का संविधान है वो पूरे विश्व का, यानी कि हमारे वर्ल्ड लेवल का क्या है कि सबसे ज़्यादा बड़ा संविधान है और सबसे लंबा लिखित संविधान। ये दोनों बातें याद रखिएगा, नोट कर लीजिए आप लोग कि वेरी कॉम्प्रिहेंसिव ई वैल्यू, यानी कि यहाँ पे आप देखोगे जो हमारा लिखा गया है तो आप पूरा ये देख पा रहे हो ना कि वेरी कॉम्प्रिहेंसिव है। और उसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पे जो सबसे लंबा है और लिखित है, यानी कि पूरा डिटेल्ड डॉक्यूमेंट यहाँ पे सब कुछ दिया गया, सब कुछ सारा डाटा विस्तृत दस्तावेज है यहाँ पे, ठीक है, ऐसा कह सकते हो कि विस्तृत दस्तावेज है। अब आगे आते हैं, इसमें क्या हुआ था, मूल रूप से विस्तृत दस्तावेज तो है या जो ई लैब्रोड की बात हम करते हैं तो यहाँ पे ये तो ठीक है कि चलो ठीक है विस्तृत है, मान लिया हमने, लेकिन क्यों है ये भी तो जानना जरूरी नहीं, क्यों है भाई, बड़ा है तो क्यों है। तो देखिए हमने अडॉप्ट किया कब, 1949 में, जो 26 नवंबर, अभी कुछ दिन पहले ही हमने क्या बनाया, संविधान दिवस भी बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन डे। तो ये 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो जाता है और पहली बार पढ़ा भी जाता है, लेकिन वो अलग रीजन था कि 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे 1949 में ये बन के तैयार हो जाता है, जिसमें क्या था, एक आपकी, यानी कि यहाँ पे क्या थी आपकी प्रियम्बल थी, कितनी, एक, ठीक है। हमारे देश में कितनी प्रियम्बल है, सिर्फ एक है, ठीक है। उसके बाद क्या है, 395 आर्टिकल्स हैं और जो कि कितने पार्ट्स में डिवाइड हैं, 22 पार्ट्स में। कब, ये अभी का नहीं बता रही हूँ मैं, ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा, मैं कब का बता रही हूँ, जब ये क्या हुआ था 1949 में हमने जब एडॉप्ट किया था, हम तब की बात कर रहे हैं, ठीक है, पहली बार यहाँ पे कि ठीक है ये संविधान बन के जब तैयार हो चुका था तब की बात है कि यहाँ पे कितने अनुच्छेद थे, कितनी प्रियम्बल थी, तो एक ही प्रियम्बल थी और अभी तक एक ही प्रियम्बल है, दूसरी नहीं है, ठीक है। उसके बाद 395 अनुच्छेद थे जो कि कितने पार्ट्स में डिवाइड थे आपके, तो आपके ये 22 पार्ट्स में डिवाइड थे। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हम बोलते हैं ना कि मूल संविधान, मूल संविधान में ये बातें कहेंगे, यही था मूल संविधान, इसी को हम मूल संविधान कहते हैं कि जिस दिन बन के तैयार होता, लागू होता, वो मूल संविधान। उस दिन तक जो भी बातें थी मूल संविधान के अंतर्गत आएगी, बाद में संशोधन करके ऐड करते जाओगे तो वो मूल संविधान में नहीं आती, ठीक है। यहाँ पे कितने शेड्यूल्स थे आपके, दैट मीन्स कितनी अनुसूचियाँ थी, तो आपकी अनुसूची जो थी वो 8 थी। मूल संविधान में कितने भाग, कितनी अनुसूची और कितनी जो आपके हैं आर्टिकल्स, तो कितनी अनुसूची है आप देखोगे यहाँ पे 8। उसके बाद आपके आर्टिकल कोई पूछे कितने हैं मूल संविधान में, 395। उसके बाद कोई पूछे कि कितने पार्ट्स में डिवाइड था, तो 22 पार्ट्स में डिवाइड था। प्रियम्बल कितनी है या प्रस्तावना या उद्देशिका, उसे ही कहते हैं, वो है एक, ठीक है। पूरे संविधान में हमारे एक ही प्रस्तावना है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, ये तो बात हो गई पहले की कहानी, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ है कि अभी वर्तमान टाइम की आप बात करोगे तो इसमें जो प्रस्तावना है वो एक ही है, लेकिन पहले क्या था, 2016 तक में 465 थे। जो आप पुरानी लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे वहाँ पे 2016 लिखा होगा, 2016 तक में आपके 465 अनुच्छेद बताएंगे। लेकिन अभी हम 2021 में पढ़ रहे हैं, 6th एडिशन आ चुका है, तो थोड़ा सा अपना भी अपडेट आप लोग कर लीजिएगा, जो भी आपके पास बुक हो उसका नया वर्जन ले लीजिएगा, ठीक है, आपके लिए अच्छा होगा। तो यहाँ पे प्रियम्बल एक थी, उसके बाद 4 यानी कि 470 आर्टिकल्स आपकी डिवाइड कितने पार्ट्स में, 25 पार्ट्स में, ठीक है। और उसके बाद आपके यहाँ जो शेड्यूल्स हैं वो कितने हो चुके हैं, वो हो चुके हैं 12, जो कि मूल कॉन्स्टिट्यूशन जो था हमारा, तो यहाँ पे कितने थे कि सिर्फ 8 शेड्यूल्स थे, लेकिन अब यहाँ पे कितने हो चुके हैं, 12 हो चुके हैं।
इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अभी 2021 तक की पुराना वाला संस्करण छोड़ ही दीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो अपडेट किया गया है तो आपका कितना है, 470 आर्टिकल्स है। और 470 आर्टिकल्स कैसे, वो 395 में ही का खा गा गा अंगा जितना भी जोड़ा गया वो सब जोड़ दिए, ABCDD वो ऐसे करके है, ठीक है। मतलब आर्टिकल के सब आर्टिकल बनाए गए हैं। आप हम आर्टिकल पढ़ाएंगे, ये फीचर्स हो जाए, इसके बाद हम आर्टिकल हिस्ट्री कराएंगे, बाद में आगे का चैप्टर होगा, ठीक है, क्योंकि आर्टिकल वेरी इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल से क्वेश्चन बनते भी हैं। तो अब यहाँ पे अभी हम वर्तमान प्रेजेंट की देख लिए कि कितने कितने आर्टिकल, कितने कितने यहाँ पे पार्ट्स और कितने शेड्यूल्स हैं, और इसको आप लिख लीजिएगा। देन उसके बाद क्या आता है यहाँ पे कि आपका एक जो सन था 1991 में, यानी कि 51 में विभिन्न संशोधनों के करीब 20 अनुच्छेद व एक भाग, यानी कि भाग जो आपका 7 था उसको क्या कर दिया गया था, हटा दिया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे होता है कब, 1951 में एक अमेंडमेंट फिर से होता है, और इसमें क्या किया जाता है, आर्टिकल 20 एंड जो आपका पार्ट 7 था तो इसको क्या कर दिया गया था, हटा दिया गया था। लेकिन यहाँ पे ऐड क्या किया गया था, आर्टिकल 95 और इसके 4 पार्ट्स, ठीक है। अब पार्ट देखिए कि ये 4 पार्ट्स आपके कौन कौन से थे, यानी कि पहले था 90, अपडेट हुआ तो अब कितना है आपका 95 है, तो इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। कि पुराना वाला मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि पुरानी बुक जिसके पास भी हो प्लीज़ इसका अपडेट वर्जन आप लोग देख लीजिएगा। और पंचम संस्करण से यदि जो भी पढ़ रहे हैं, डाटा बदल चुका है, और जब डाटा बदल चुका है तो हम अभी जिस मतलब कि 2021 में है उस हिसाब से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। क्वेश्चन ना 10 साल पुराने नहीं पूछता, क्वेश्चन करंट अफेयर आप कहे तो करंट अफेयर पढ़ो, करंट अफेयर पढ़ो, यही सारी चीज़ें है करंट। तो 2 साल 3 साल का पुराना ही पूछेगा, इसलिए आपको ये सारा चीज़ें अपडेटेड वर्जन पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपको खैर अपडेटेड ही दिया जा रहा है, लेकिन आपको भी क्योंकि देखिए किताब पढ़ना मस्ट होता है और किताब पढ़ना चाहिए आपको। आज तक ना तो कोई एग्ज़ाम किसी वीडियो देख के क्लियर हुआ है, ना होने वाला जब तक आप किताबों का सहारा नहीं लेंगे। वीडियो सेकेंडरी मैटर है, ये बात सच्चाई है। भले ही मैं वीडियो बना रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, तो ये सेकेंडरी मैटर है। किताब पढ़ने के बाद आप ना समझ में आए तो देखिए, लेकिन देखने के बाद भी आप सोचे कि हो जाएगा, राम राम, नहीं होगा। किताब पढ़ना पड़ेगा आपको, और इसलिए किताब खरीदिए और उसे पढ़िए, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि 95 आर्टिकल्स 4 पार्ट्स, और यहाँ पे देखिए कौन कौन से ये जोड़े गए हैं जो 4 पार्ट्स आपका बात की जा रही है। तो ऑब्वियसली कि पहले 22 थे, 25 कैसे हो गए, ये सब ये जो पूरा घपला हुआ उसको तो देखना ही पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ था कि जो भाग 4 है, तो भाग 4 का ए, यानी कि आपका जो पार्ट 4 है, ठीक है, तो पार्ट 4 का ए या आपका हुक्का, इसमें क्या जोड़ा गया था, आपका जो फंडामेंटल ड्यूटीज है ना उसे ऐड किया गया था। तो यही सारे संशोधन किए गए थे, ठीक है। उसके बाद 9 ए आता है आपका, उसके बाद 9 का बी भी आता है आपका, उसके बाद आपका आता है 9 का जो, या आप देखोगे यहाँ पे 14 का ए आता है, ठीक है। तो ये कुछ इसमें जोड़े जाते हैं, और क्या होता है कि 4 अनुसूचियां भी ऐड की जाती हैं, जो 4 आपकी शेड्यूल्स हैं यहाँ पे 9th 10th 11th और 12th। जो ये 4 अनुसूचियां हैं, इनको क्या किया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया जाता है। ये अभी तक ये इतने ही है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है आपका कि यहाँ पे विश्व के किसी अन्य संविधान में इतने अनुच्छेद और आर्टिकल कहीं नहीं देखने को मिलेंगे। बिल्कुल सही है कि जितने हमारे यहाँ पे है आर्टिकल और यहाँ पे जो भी हमारे पार्ट्स हैं, जो भी हमारे शेड्यूल्स हैं, वो किसी और संविधान में वर्ल्ड का कहीं भी आप देख लीजिए, वहाँ पे कहीं भी सो मैनी आर्टिकल्स एंड शेड्यूल्स नहीं देखने को मिलने वाले हैं आपको। तो इसलिए इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब क्या होता है कि भारत के संविधान को जो विस्तृत बनाने के पीछे कुछ मेजर्स रीजन थे, वो कौन कौन से थे, 4 ही मेजर रीजन बताए जाते हैं। तो यहाँ पे पहला था जियोग्राफिकल फैक्टर। देखिए जियोग्राफिकल फैक्टर में क्या था कि भारत का जो जियोग्राफिकल एरिया आप देखेंगे काफ़ी विस्तृत है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो यहाँ पे क्या किया गया है कि जो इसका, और बड़ा तो है ही, लेकिन इसमें ज़्यादा डाइवर्सिटी भी बहुत ज़्यादा है। सिर्फ ये हम ऐसा कह दें कि काफ़ी ज़्यादा विस्तृत है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, इसका विस्तार ज़्यादा है, तो उतने वैसे काम नहीं होने वाला है। यहाँ पे डाइवर्सिटी दैट मीन्स विविधता। आप एनसीईआरटी की जो 6th क्लास की एनसीईआरटी है उसमें पहला ही चैप्टर विविधता का आता है, ठीक है। उसमें बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया कि किस तरीके से विविधता हमारे राष्ट्र में हमें देखने को मिलती है, नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट। आप देखोगे कि यहाँ का
रीजन कुछ अलग है, जियोग्राफिकल एरिया कुछ अलग है, ठीक है। यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, यहाँ बहुत ज़्यादा गर्म पड़ती है, यहाँ के लोगों का खाना पीना अलग है, यहाँ के लोगों का खाना पीना अलग है, यहाँ के लोगों का अलग है, यहाँ के लोगों का रहन सहन अलग है, तौर तरीका अलग है, पहनावा अलग है। यहाँ वालों का पहनावा अलग है, लुंगी पहनते हैं लेकिन ये फुल पहनते हैं। क्यों पहनते हैं? क्योंकि यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा लेकिन यहाँ नहीं है, तो वो अपने हिसाब से करते हैं, ठीक है। हमारा ही देश है लेकिन हर देश में यहाँ पे कुछ अलग ही जियोग्राफिकल रीजन है, यहाँ पे कुछ अलग जियोग्राफिकल रीजन है। तो इस वजह से ये सारी जितनी भी डाइवर्सिटी पाई जा रही है, तो ये भौगोलिक कारण एक आप देख सकते हो इसका बड़ा होने का। संविधान क्यों लिखा, क्योंकि इतना बड़ा क्यों बनाया गया, तो ये एक कारण आप देख सकते हो। उसके बाद हिस्टोरिकल रीजन की बात करो आप, जो हिस्टोरिकल फैक्टर है, तो यहाँ पे क्या हुआ था हिस्टोरिकल फैक्टर में मतलब कि एग्जांपल के रूप में हम देखें तो भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रभाव को हम यहाँ पे ले सकते हैं कि जो हमारा था भारत शासन अधिनियम 1935, ये 1935 आपको कहाँ पे मिलेगा, तो स्पेक्ट्रम की जो बुक है आपकी वहाँ पे 403 में भी, यदि मैं गलत नहीं हूँ तो 403 पेज ही है, ठीक है। तो उसको आप खोलिएगा और वहाँ से आपको ये पूरा, हो सकता है कि आप लोगों की बुक में कुछ अलग पेज हो लेकिन नहीं, एक ही पेज होने चाहिए, खैर। तो देख लीजिए कि इसी के आसपास है। तो 1935 का अधिनियम आप पूरा पढ़ेंगे ना तो आपको ऑब्वियस से समझ में आ जाएगा कि हाँ, क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रियल में इसे कॉपी किया गया है, नहीं किया गया, जो कि कहा जाता है। तो इसमें एक हिस्टोरिकल फैक्टर्स में आप इसे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। देन आपका आता है कि यहाँ पे जो एक बात आई थी कि जम्मू कश्मीर को छोड़कर केंद्र राज्यों के लिए एक संविधान, यहाँ पे जो बताया गया ना कि सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर बोथ द सेंटर एंड द स्टेट, लेकिन आप देखिए बदल चुकी कहानी। यहाँ पे अब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, तो देखिए चौथा फैक्टर क्या बोल रहा था, जम्मू कश्मीर को छोड़कर। आपको पता है 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित के रूप में डिवाइड हो चुका है। क्यों? क्योंकि उसका जो 370 आर्टिकल के तहत उसे स्पेशल स्टेट का दर्जा मिला हुआ था वो ख़त्म कर दिया गया। और जब ख़त्म कर दिया गया, इसलिए भी आपको अपडेट रहना है। तो यहाँ पे अब अपडेटेड बुक में क्या आ चुका आपका कि सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर बोथ द सेंटर एंड द स्टेट्स, यानी कि जो हमारे इंडिया का एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है वो स्टेट और सेंटर दोनों के लिए ही समान रूप से लागू होगा। यूनियन टेरिटरी क्यों नहीं आया? क्योंकि वो सेंटर में ही आ जाता है, ठीक है, सेंटर ही उसका सब कुछ देखता है, इसलिए यहाँ पे नहीं लिखा गया। तो अब जम्मू कश्मीर को भी आप यहाँ पे मिलाओगे, ठीक है, क्योंकि वो अब आर्टिकल जो 370 था वो ख़त्म हो चुका। अब आता है चौथा, और चौथा क्या था कि संविधान सभा में कानून विशेषज्ञों का प्रभुत्व, यानी कि यहाँ पे क्या बताया गया है कि कहीं ना कहीं जो हमारी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थी, वहाँ पे क्या किया गया था कि जितने भी मतलब कानून विशेषज्ञ थे, जो कानून को जानने वाले थे, तो उनको क्या किया गया था, यहाँ पे उनकी ज़्यादा प्राथमिकता दी गई थी, उनकी ज़्यादा वैल्यू थी, यहाँ पे वही लोग थे यहाँ पे। ये 4 फैक्टर्स मेन रूप से जो बताए गए हैं। पहला कौन सा था? जियोग्राफिकल फैक्टर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भारत का जो संविधान था काफ़ी विस्तृत और डाइवर्सिटी वाला था। उसके बाद आपका आता है हिस्टोरिकल फैक्टर। हिस्टोरिकल फैक्टर में आप लिख सकते हो 1935 के अधिनियम की बातें। उसके बाद आपका आता है कि जो हमारा अभी पूरे संविधान के लिए एक ही, यानी कि पूरे देश के लिए एक ही संविधान लागू होता है। और इसके बाद एक आता है कि संविधान सभा में कानून विशेषज्ञों का प्रभुत्व। ये इसकी कुछ मेजर बातें हैं, ठीक है। अब आगे आप देखोगे यहाँ पे कि जो हमारा ये हुआ था, ठीक है, संविधान संशोधन वगैरह तो हुआ, वो अच्छी बात है, लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि संविधान में न सिर्फ मतलब कि मौलिक सिद्धांत बल्कि विस्तृत रूप से प्रशासनिक प्रावधान भी विद्यमान है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हुए, काफ़ी ज़्यादा बदलाव वगैरह हुए। और आप इसमें पूरे तरीके से देखेंगे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत अच्छी तरीके से राजनीतिक, प्रशासनिक, धार्मिक हर तरीके की उसमें बात की गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। और सेकंड आपका आता है विभिन्न स्रोतों से विहित, यानी कि ड्रॉ फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। तो ये जो लिखा गया है ना, जो सेकंड वाला आपका फीचर्स है कि विभिन्न स्रोतों से विहित, तो इसमें तो एक तो था कि ठीक है आपने इसकी जो यहाँ पे बताया गया था आर्टिकल 3 और जो 1935 है, यानी कि एक्ट जो 1935 का आया था, तो इससे कहा गया कि कॉपी की गई है, ठीक है। ये तो हुआ कि इससे कुछ बातें ली गई। उसके बाद हमने कई सारी चीज़ें कई सारे राष्ट्रों के कॉन्स्टिट्यूशन से एडॉप्ट की है, ठीक है। जैसे कि आप देखोगे, आप नोट करते जाइए, या तो बस इतना जानिए यहाँ पे, क्योंकि मैं इसके लिए अलग से वीडियो बनाने वाली हूँ, तो यहाँ पे अभी आप स्किप कर सकते हैं कि कौन कहाँ से लिया गया, ठीक है। बस इतना जानिए कि दूसरा इसका फीचर्स क्या गया, विभिन्न स्रोतों से ये विहित है।
कई जगह के संविधान से हमने बातें ली थी, ठीक है। उसके बाद आता है तीसरा, आप लिखिए नम्यता और अनम्यता का जो समन्वय है। तो यहाँ पे नम्यता और अनम्यता का जो समन्वय है, तो इसमें क्या है, ठीक है, कि फ्लेक्सिबिलिटी कैसी है, रिजिडिटी कैसी है यहाँ पे। तो नम्यता एवं अनम्यता की बात थोड़ा सा इसको आप समझ लीजिए। मेंस में भी क्वेश्चन बनता है, इससे बना भी है एक दो बार, और पीटी में भी पूछ लिया जाता है आपसे, ठीक है। तो इसमें क्या था कि नम्य का मतलब आपका क्या हुआ कि एकदम से बात करो आप ऐसे कि काफ़ी मतलब नॉर्मल वाला, ठीक है, नरम वाला। और जो रिजिडिटी की बात करता है या अनम्यता की बात करता है, उसमें से आप देखोगे कि काफ़ी कठोर वाला। तो हमारा संविधान दोनों का मिश्रण है, ठीक है। यूएसए का एग्जाम्पल लोगे आप, तो यूएसए में इसमें वही सारी चीज़ें लिखी गई हैं, बस एक मैं आपको समझा दे रही हूँ कि यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन को आप लेंगे तो काफ़ी नम्य है, ठीक है। वहीं पे यानी कि यदि हम देखें उसमें जो भी नियम कानून है वो काफ़ी लचीले तरीके से होता है। संविधान संशोधन करना काफ़ी लचीले तरीके से आप कर सकते हो। लचीले का मतलब है कि इसे तोड़ के मड़ोड़ के रख नहीं सकते हो। मतलब ये है कि कोई भी जब भी चाहे संविधान में संशोधन करना कर सकते हैं। हालांकि हमारे देश से ज़्यादा किसी और के देश में संविधान संशोधन हुए भी नहीं है, ये भी बात सच्चाई है, फैक्ट है। लेकिन हाँ, यूएसए का संविधान लचीला, आप ऐसा कह सकते हो, संविधान संशोधन करने की जो प्रक्रिया। लेकिन वहीं पे हमारे जो ब्रिटेन का संविधान है, वहाँ पे भाई संशोधन कर ही नहीं सकते हो, बहुत ज़्यादा कठोर है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या है कि ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन में ये सीधे सीधे है ना कि ब्रिटिश का जो वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन, वहाँ पे किसका शासन चलता है आपको पता है कि उत्तराधिकार, यानी कि राजा महाराजा रहते हैं। भले संसदीय व्यवस्था है वो अलग बात है, लेकिन अभी भी कहीं जहाँ हमारे यहाँ गणतंत्र है वहाँ पे उत्तराधिकार वाला मैटर चलता है, ठीक है। तो एक बन गया, उसका बेटा बनेगा, पोता बनेगा, नाती बनेगा, पता नहीं कौन कौन बनता है, ठीक है। वहाँ पे कि जो राष्ट्राध्यक्ष का पद होगा वो हेड होता है, और वही वंशानुगत होता है, ऐसा कह सकते हैं आप कि वंशानुगत होता है। गणतंत्र का मतलब क्या होता है कि राष्ट्राध्यक्ष का पद वंशानुगत ना होकर जनता द्वारा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाए। जिसे पता ना हो वो लिख भी लीजिए गणतंत्र का मतलब होता क्या है, ठीक है। तो वो आपका गणतंत्र होता है कि जहाँ पे वंशानुगत ना होकर किसका, राष्ट्राध्यक्ष का पद वंशानुगत ना होकर जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाए, वो हमारा होता है गणतंत्र, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे क्या है, गणतंत्र है, क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव भले ही अप्रत्यक्ष रूप से होता है, हमारे ही प्रतिनिधि जाके वहाँ पे वोटिंग करते हैं, लेकिन ये है कि वंशानुगत नहीं है कि अभी रामनाथ कोविंद जी है, फिर कहा जाए कि चलो चलो अच्छा रामनाथ कोविंद जी है तो चलो फिर हम क्या करते हैं कि उनके बेटे को बना देते हैं, फिर पोते को बना देंगे। ऐसा कतई नहीं होता हमारे देश में, लेकिन ब्रिटेन में ऐसा होता है, ठीक है। तो देखिए दोनों का ही यहाँ पे बताया गया कि जहाँ पे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, वहीं पे आपके जो ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पे ज़्यादा रिजिडिटी देखने को मिलती है आपको। लेकिन हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है भाई, हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में ये होता है कि चलो कठोर भी है, नम्य भी है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है ना, जो आर्टिकल 368 के तहत हमारा ये बात की गई है कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होगा। तो ऐसे नहीं कहा गया कि चलो अमेंडमेंट होगा तो ठीक है, आज हमारा मन किया कि इसमें संविधान में इस आर्टिकल में संशोधन कर देना चाहिए तो उठे सुबह कर दिए, ऐसा कतई नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे दो तरीके से किया जाता है संविधान का संशोधन। और एक तरीका क्या होता है कि आपको जो स्पेशल मेजोरिटी होती है विशेष बहुमत के द्वारा, ठीक है, जहाँ पे राज्यों को शामिल नहीं किया जाएगा। तो यानी कि संसद के दोनों सदन मिलकर वहाँ पे 2/3 बहुमत यानी कि 2/3 मेजोरिटी हो, या कि दोनों ही जो सभाएं हैं वहाँ के जितने मेंबर्स हैं उनका 50% होना चाहिए। थोड़ा ये 50% वाला कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, मुझे भी कभी कई दिनों तक नहीं समझ में आया था, इसलिए अब जब आ गए तो आपको समझाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। कि यहाँ पे मैंने बताया कि मतलब पूरे जितने दोनों सदन में उपस्थित जितने भी लोग हैं उनके मतों का कितना होना चाहिए, 2/3 यानी कि 2/3 होना चाहिए बहुमत, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या बताया गया कि प्रत्येक सदस्य का 50%, दैट मीन्स कि जो प्रत्येक सदन यानी कि लोकसभा राज्यसभा इनका 50%, ठीक है। तो लोकसभा में कितनी सीटें, राज्यसभा में कितनी सीटें, उनका 50%। ये बातें आपको थोड़ा सा याद रखनी है, ठीक है। तो ये आता है स्पेशल मेजोरिटी के तहत। लेकिन वहीं पे एक आता है कि विशेष प्लस राज्य के बहुमत, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, जो दूसरा आता है संविधान में संशोधन करने का तरीका। देखिए एक तो हो गया रिजिड वाला, उसके बाद दूसरा आता है कि चलो ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो हमने किया कि ठीक है हमारा मन किया कर देते हैं संशोधन, तो इसमें भी हमें सदन के दोनों मेंबर्स की सलाह मशवरा करना ही होगा, ठीक है। उनकी बहुमत लेना या उनकी मत लेना जरूरी है। लेकिन वहीं पे आप आता है कि संशोधन करना है किसी भी संविधान के आर्टिकल्स में, तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे,
कि विशेष बहुमत तो चाहिए ही, उसके अलावा कि राज्यों के आधे से अधिक राज्यों के अनुमोदन से यहाँ पे संविधान में संशोधन होगा, यानी कि राज्यों की भी यहाँ पे हमें क्या चाहिए, अब अनुमति चाहिए। राज्यों का भी यहाँ पे मत लेना इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि संविधान में संशोधन कुछ अन्य तरीके से होते हैं। देखिए क्या होता है, संविधान संशोधन नंबर, ठीक है, संविधान संशोधन नंबर होता है जो मिलता है। हमने कहा 101 संविधान संशोधन हुआ, 42वां संविधान संशोधन हुआ, 43वां हुआ, 44वां हुआ। ये नंबरिंग क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, क्या होता है? तो यहाँ पे हो ना कि नंबरिंग करने की कोई जरूरत नहीं, पता नहीं कितने एक्ट आते हैं, बहुत से उनका भाग वाग रहता है कि ये वाला आया था, इस नंबर का बिल आया था, इस नंबर का। देखिए जीएसटी का ही 221-22 क्या था, उसके बाद से 101 जो संविधान संशोधन हो, ये सारी चीज़ें जो हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उसका नंबरिंग वगैरह की जाती है। तो संविधान संशोधन कब कहोगे कि आप संशोधन किया गया है संविधान में, क्योंकि अभी किसान बिल आया तो क्या संविधान में संशोधन किया गया है? सामान्य बहुमत से पारित कर दिया गया। संविधान के किसी आर्टिकल में इसमें संशोधन नहीं किया गया। जो फॉर्मर बिल आए थे, जिसे कि खैर वापस ले लिया गया, और इसका वापस लेने का कोई मुद्दा बनता नहीं था, पॉलिटिकल मुद्दा बहुत गंदा होता है, ठीक है। तो खैर आप ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, क्योंकि इसके और भी कुछ सॉल्यूशन हो सकते थे रिटर्न करने के अलावा, लेकिन जो सरकार ने राजनीति खेली है उसका अलग ही मैटर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि कुछ अलग मैटर होते हैं, बताया भी गया है कि कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें कि आप एक सामान्य बहुमत के द्वारा पारित कर सकते हो। जैसे मैंने बता दिया कि फार्मर बिल वगैरह आते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें कि ज़रूरी नहीं कि आप संविधान में संशोधन करो ही, लेकिन ये 2 चीज़ों से ही संविधान में संशोधन आप कर पाओगे, एक विशेष बहुमत के द्वारा, एक विशेष बहुमत प्लस राज्यों के आधे से अधिक मेंबर्स का अनुमोदन होना यहाँ पे ज़रूरी होता है, ठीक है। अब आता है यहाँ पे, इसके आगे देखेंगे आप, एक आता है जो फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बेस। तो यहाँ पे जो ये बात की गई है ना, ये क्या है भाई कि एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। मेंस में क्वेश्चन बनता है इससे। ये टॉपिक ऐसे ऐसे हलवा वाले नहीं है कि ऐसे क्यों पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए हमारे यहाँ पे क्या है कि जो एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ साथ संघीय व्यवस्था भी है, यानी कि जो फेडरल सिस्टम है, तो ये कैसे है, फेडरल और फेडरलिज्म दोनों अलग अलग है, ठीक है। संघ और संघीय बहुत अंतर है दोनों में। तो यहाँ पे जो ये संघीय व्यवस्था की बात करता है, वहीं एकात्मक झुकाव। आप बस एक मैं समझा रही हूँ यहाँ पे, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा कि जो हमारा सेंटर है, सेंटर गवर्नमेंट जो है, तो वहाँ पे क्या होता है सेंटर गवर्नमेंट में कि ज़्यादा पावर किस पे है हमारे इंडिया में, सेंट्रल गवर्नमेंट को है। अब जब समवर्ती सूची भी ऐड की गई है, वहाँ पे भी जब बात आएगी कि अब बात किसकी मानी जाए, दोनों के बीच झगड़ा हो गया, तो सेंटर की ही बात मानी जाएगी, फिर स्टेट की नहीं मानी जाती, नहीं, पावरफुल सेंटर हो गई, ठीक है हमारे यहाँ। तो ये एकात्मकता जो बता रहा है अभी, आगे संघीय की भी एग्जाम्पल दूंगी मैं, अभी एकात्मकता की दे रही हूँ कि सेंटर का यहाँ पे पावर हो गया। उसके बाद यहाँ पे कि एकल संविधान है, ये भी आपको एकात्मकता दर्शाता है, ठीक है, कि यहाँ पे तो सेंटर की पावर, देन उसके बाद जो आती है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारा बात करें कि एक कॉन्स्टिट्यूशन है, वो भी आपको एकात्मकता की बात करता है। उसके बाद जो आपका यहाँ पे हमने बात की कि एकल नागरिकता है, ये भी आपको क्या करता है कि एकात्मकता का भाव दिखाता है। उसके बाद संविधान का लचीलापन, तो संविधान का जो लचीलापन है, ये भी आपको क्या दिखाता है कि एकात्मकता की ओर आपको ये बताता है कि हाँ कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन हमारा हाँ एकात्मकता की ओर इसका झुकाव है। उसके बाद आपका आता है इंडिपेंडेंस, जो जुडिशरी आती है, तो ये भी आपको क्या दिखाता है, स्वतंत्र जो आपका न्यायपालिका व्यवस्था है या न्याय व्यवस्था जो आती है आपकी। उसके बाद द्विसदनीयता आती है। तो ये सारे के सारे क्या बताते हैं, आपको एकात्मकता का भाव दिखाते हैं। ये क्वेश्चन बने हैं, प्लीज इन्हें नोट करते जाइएगा कि एकात्मकता भाव के साथ साथ संघीय कैसे है। तो एकात्मकता कैसे हुआ, एग्जाम्पल बस लिखिए आप, और उसके बाद अब आते हैं संघीय कैसे हुआ। एकात्मक की तो बात हमने की, और यहाँ पे क्या होता है कि जो भारत का संविधान है ना, एकात्मक और गैर संघीय लक्षण भी विद्यमान है। जैसे कि देखिए, एक सशक्त केंद्र, एक संविधान, एकल नागरिकता, और उसके बाद क्या होता है यहाँ पे कि संविधान का लचीलापन, एकीकृत न्यायपालिका, केंद्र व मतलब कि केंद्र के द्वारा क्या होता है कि राज्यपालों की नियुक्ति की जाती है। केंद्र के द्वारा राज्यपाल के, जो राज्य के राज्यपाल होते हैं उनकी नियुक्ति की जाती है, ठीक है। उसके बाद अखिल भारतीय सेवाएं, इनके लिए भी सेंटर ही जिम्मेदार। उसके लिए आपातकालीन प्रावधान के लिए भी सेंटर ही जिम्मेदार। आपातकालीन लागू कर दिया गया तो सारी राज्य की पावर सेंटर के हाथों में आ जानी है।
राज्य को कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये कुछ बातें हैं जो कि हमें ये दर्शाती हैं। और उसके बाद यहाँ पे कुछ और बातें थी कि इसमें मतलब सभी जो लक्षण विद्यमान हैं, दो सरकारें हैं, दोनों का मिश्रण। अब दोनों का मिश्रण थोड़ा सा देख लीजिए किस तरीके से है। तो दो सरकारें यानी कि टू गवर्नमेंट्स है, ठीक है। डिवीजन ऑफ पावर, दोनों के बीच में पावर है। अभी तो मैंने सिर्फ सेंटर का बताया था कि एकात्मक कैसे है, अब दोनों का आता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, टू गवर्नमेंट, यानी कि आप देखोगे कि दो सरकारें, राज्य सरकार और केंद्र सरकार, ठीक। उसके बाद शक्तियों का विभाजन, शक्तियों के विभाजन के बाद आप यहाँ पे देखो डिवीजन ऑफ पावर, यानी कि राज्य को अपनी शक्ति, केंद्र को अपनी शक्ति। उसके बाद आपको आता है यहाँ पे रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे जो देखिए रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन की बात की गई है ना, तो जो हमारा संविधान है लिखित है। अब आता है कि संविधान की सर्वोच्चता भी है और संविधान की कठोरता यानी कि रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी आपको दिखाता है। और इंडिपेंडेंस, जुडिशरी और जो आपका द्विसदनीयता है, ये क्या दिखाते हैं कि भाई संविधान में संघीय व्यवस्था भी है। दोनों साथ साथ आपको देखने को मिल रहे हैं। अब क्या होता है कि संविधान में कहीं भी, ये भी बात एक बहुत इम्पोर्टेंट वाली है कि संविधान में ना कहीं भी आपका जो ये फेडरेशन शब्द है ना, इसका यूज किया नहीं गया है, ठीक है। संघीय शब्द का कहीं इस्तेमाल किया ही नहीं गया है। और जो आप देखेंगे वहीं पे जो हमारा आर्टिकल ना 1 है, वो भारत का उल्लेख कैसे करता है कि भारत राज्यों का संघ है। हमारा आर्टिकल 1 क्या कहता है कि जो भारत है हमारा, वो क्या है, राज्यों का संघ है। दैट मीन्स यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि इंडिया जो है हमारा, वो क्या है, राज्यों का संघ है, ठीक है। तो यूनियन ऑफ स्टेट, भारत, जब भारत का परिचय दोगे क्या कहो, भारत एक राज्यों का संघ है। और यहाँ पे क्या होता है कि इसके दो अभिप्राय आप देख सकते हो। पहला, दो इसके मेन जो रीजन है वो आप देख सकते हो। पहला कौन है, भारत राज्यों का संघ कहने के, भारतीय संघ राज्यों के बीच हुए किसी समझौते का निष्कर्ष नहीं है। और दूसरा है कि किसी राज्य को संघ से अलग होने का कोई मतलब नहीं है, वो अलग हो ही नहीं सकते, ठीक है। चाहे भी तो भी वो अलग नहीं होंगे। ये दोनों ही बातें ये साबित करती हैं कि भारत राज्यों का संघ है, भारत अलग नहीं हो सकता राज्यों से। जैसे कि हमारे शरीर का, हमारा, आपको मान लीजिए आपका नाम सोनू, मोनू, गीता, सीता, जो भी है, ठीक है। तो आपकी जो बॉडी है, आपकी बॉडी एक भारत हो गई, ठीक है। भारत के ये छोटे मोटे जितने भी आपके अंग है ना, वो भारत के पार्ट हैं, ठीक है। अब ये भारत संघ इनसे मिलके बना, यानी कि इन सब से मिलके हम बने हैं। जितने भी हमारे ऑर्गन से, इनसे मिलके हम बने हैं, ठीक है। अब कोई चाहे कि हमसे अलग हो जाए, वो नहीं हो सकता है। हमारा हाथ चाहे कि हमसे अलग होकर आप में जाके मिल जाए, नहीं हो सकता। इसी तरीके से कि जो जितने भी स्टेट हैं वो चाहे कि हमसे, भारत से निकले, जम्मू कश्मीर में वहाँ जाके मिल जाए, नेपाल में मिल जाए या चीन में मिल जाए, नहीं कर सकते, ठीक है। इसके लिए भी हड़प ले कोई, वो अलग बात है, लेकिन इतना आसानी से हम हड़पने नहीं देंगे। खैर अभी और आगे बहुत कुछ पढ़ना है तो देखते जाएंगे वहाँ पे किस तरीके से कुछ सियाचिन ने, चाइना ने हड़प लिया कुछ उधर से। चाइना वैसे भी डेली बवाल करता ही रहता है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि भैया भारत का जितना भी पार्ट है वो अलग नहीं हो सकता इंडिया से कुछ भी करके, यानी स्टेट अपने से चाहे तो नहीं हो सकता। वो फिर विपत्तियाँ अलग से जो आती हैं उसकी बात तो खैर अलग ही है, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें ना कुछ लोगों ने अपना जो भी अपना होता है कि अपने विचार व्यक्त करने में लोग पीछे नहीं हटते, जब भी मौका मिल जाए। तो कुछ लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए थे कि जो ये फेडरलिज्म की बात की गई है, तो देखिए एकात्मकता की भावना में संघ, अर्थ संघ, किसने कहा था, कैसिवेरे ने कहा था। और उसके बाद जो है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ये ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था। और उसके बाद फेडरेशन विद ए सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, ये किसने कहा था, तो ये कहा था आपके आइवर जेनिंग्स ने कहा था, ठीक है। तो कुछ ऐसे मतलब व्यक्तियों के नाम वगैरह पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैंने बताया। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं कि सारे का नाम आप पढ़िए, बस कुछ इंपॉर्टेंट है जो कि आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आता है कि सरकार का संसदीय रूप जो है पार्लियामेंट्री फ्रॉम द गवर्नमेंट या फ्रॉम ऑफ गवर्नमेंट। तो इनको हम लोग कल देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे क्या है। या तो देखिए जो सरकार है ना, सरकार का संसदीय रूप क्या, कैसे, उसके बाद भारत तो किस तरीके से। देखिए मैं चाहूँ तो आपको पढ़ा सकती हूँ एक एक लाइन में, लेकिन थोड़ा सा इन शब्दों का मतलब समझना हमारे लिए ज़रूरी है, ठीक है। हालांकि अलग अलग चैप्टर आएंगे और जहाँ पे मौलिक अधिकार हो गया, ये भी हमारा किसका, संविधान का एक विशेषता में ही आता है। नीति निर्देशक तत्व भी संविधान के विशेषता में आते हैं। इनको हम लोग स्किप करके आगे निकल जाएंगे क्योंकि इनको पढ़ाना जरूरी नहीं है।
आगे चैप्टर है, चैप्टर में पढ़ते जाएंगे, ठीक है। लेकिन जहाँ पे नहीं है कि नम अनम कैसे है, मतलब कि रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी किस तरीके की है, तो वो तो हमें पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। इसको कल मैं पूरा करूँगी। क्या करूँगी कि वहाँ पे आपको पहले आर्टिकल लिखाऊंगी जितने भी हैं, और आर्टिकल भाग और जो शेड्यूल्स हैं वो सारे हमारे एक साथ कंप्लीट होते जाएंगे। तो फिर उसके बाद से ही हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े कोई और आर्टिकल ना पता हो, और हर एक कॉन्स्टिट्यूशन के चैप्टर में आर्टिकल ही मिलने वाले हैं, आर्टिकल बेस्ड ही कॉन्स्टिट्यूशन है, सो दैट कि आपको आर्टिकल्स रटने पड़ेंगे, पढ़ने नहीं रटने पड़ेंगे। यूपीएससी भी क्वेश्चन दौड़ा दौड़ा के पूछता है आर्टिकल से, ठीक है। तो इसलिए हमें पढ़ने पड़ेंगे। सो ऑल द बेस्ट। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और नहीं आ रहा तो प्लीज़ आप कमेंट करके बता सकते हैं। और इंग्लिश पीडीएफ ये वाली चाहिए हो तो मैं आपको प्रोवाइड करा सकती हूँ, 6th एडिशन है। इफ़ यू कंफर्टेबल सो आई कैन सेंड यू। जब भी मतलब आप बोल दोगे, आप कमेंट करिए कि हाँ हमें चाहिए, तो आपको ये टेलीग्राम या व्हाट्सएप में कहीं पे भी शेयर करा दी जाएगी, ठीक है। आप वहाँ से जहाँ भी रखना चाहें तो आप रख सकते हैं सिक्योर करके। आप इसको या तो मार्केट में अवेलेबल हो तो ले लीजिए, अदरवाइज़ फ़िलहाल नहीं मिल रही है तो आप पीडीएफ के थ्रू भी पढ़ सकते हैं। लेकिन इंग्लिश जल्द ही हिंदी में भी आपको मिल जाएगी। बट आपको पता है ना कि इंग्लिश वाले थोड़ा 10 कदम आगे चलते हैं, 10 कदम, 1 कदम, 2 कदम छोड़िए, 10 कदम चलते हैं। तो ये बहुत पहले आ गई थी, जब संविधान, अभी तो कुछ यहाँ के बाकी भी हो सकता है कि इसमें हो जाए, क्योंकि बहुत जब जम्मू कश्मीर वाला मैटर चल रहा था मे बी तभी आ चुकी थी, ठीक है। तो खैर देखते हैं क्या क्या है, नहीं होगा तो अभी करंट तो पढ़ ही रहे हैं, उसको भी अपडेट करते जाएंगे कि अभी संविधान में क्या क्या हुआ, क्या क्या लोचे हो रहे हैं आए दिन। तो खैर उसको सब कुछ देखते चलेंगे। एंड आई होप कि आपको समझ में आ रहा। सो पढ़ते रहिए अच्छे तरीके से, नोट्स बनाते जाइएगा, ठीक है। और नहीं समझ में आ रहा कि क्या लिखना, कैसे लिखना है, तो नोट्स बनाने का मेरा एक वीडियो है, इसी IAS पॉइंट में आप सर्च कर सकते हैं। और नहीं, फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं बेझिझक, मैं फिर से आपको बता दूंगी, या कि मैं बोल बोल के आपको लिखवाते जाऊंगी, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं फिर।